बच्चों, हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर परिचय ख़त्म कर दिया। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों की जानकारी ली। हमने जाना कि वस्तुएं सेवाएं क्या होती हैं, व्यक्ति विशेष क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का विनिधान किस प्रकार किया जाता है, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का समाधान के लिए किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र को, अवसर लागत को और सीमांत अवसर लागत को काम में लिया जाता है। इसके बाद हमने जाना सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में, आदर्शक अर्थशास्त्र के बारे में, और हमने चर्चा की केंद्रीकृत योजनागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसके साथ ही हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, और एंड में हमने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमने परिचय जाना है अर्थशास्त्र का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। तो हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो करें स्टार्ट। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो हमने अर्थशास्त्र की जो तीनों केंद्रीय समस्याएं हैं मूलभूत, उसके बारे में पढ़ा था। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, तो यही तीनों क्या हैं, केंद्रीय समस्याएं। तो आपको इनके तीनों के बारे में यहाँ पर लिखना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार है। जो पहली है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। प्रत्येक समाज को ये निर्णय करना होता है कि यह किन वस्तुओं का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे। यदि एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाए तो अर्थव्यवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने ये जाना था ना कि हमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। चुनाव की समस्या भी इसे कहते हैं कि हम किस वस्तु का चुनाव करें, किस वस्तु का उत्पादन करें, क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना होता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। और इसके विपरीत एक अर्थव्यवस्था को निर्धारित करना पड़ता है कि वे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का। भाई दो चीज़ें, हमने बंदूक और मक्खन का उदाहरण देखा था कि हम खाद्य पदार्थ का उत्पादन करें या फिर हम किसका, मशीनों का। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करें या सैन्य सेवाओं के गठन पर। भाई हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, सरकार के पास संसाधन लिमिटेड है, तो वो शिक्षा पर खर्च करे उस सामान को या फिर सैन्य सेवाओं पर खर्च करे, उपभोक्ता वस्तु बनाए या फिर पूंजीगत वस्तुएं बनाए। तो निर्णायक सिद्धांत ये है कि ऐसे संयोजन का उत्पादन करे जिससे कुल उपयोगिता क्या हो, अधिकतम हो। कि जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाए वही निर्णय लिया जाए जिसमें कि जो सरकार, जो लोगों को प्राप्त होने वाली जो कुल उपयोगिता है वो कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अगली समस्या देखें, वस्तु का उत्पादन कैसे करें। दूसरा था कि वस्तु का उत्पादन किस तकनीक से किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से। तो इसका आपको कैसे लिखना है, सभी वस्तुओं का उत्पादन कई तकनीकों द्वारा हो सकता है। किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करें या फिर पूंजी तकनीक का, यह निर्णय लेना होता है। इसके लिए निर्णायक सिद्धांत यह है कि ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिसका औसत उत्पादन लागत क्या हो, न्यूनतम हो। जहाँ पर औसत उत्पादन लागत कम हो, लागत सबसे न्यूनतम आती है, उसी तकनीक को काम में लिया जाए, तभी हमें उत्पादन कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये निकलता है। तीसरी देखें, तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए करें। ठीक है, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। उसके बाद जो तीसरी समस्या है वो किसके लिए उत्पादन करें। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए। यह आय के वितरण पर निर्भर करता है कि जो आय है उसका वितरण किस प्रकार से है, धनी वर्ग को अधिक वितरण किया जा रहा है या फिर निर्धन वर्ग को अधिक वितरण किया जा रहा है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी, यदि आय सभी लोगों में क्या है, समान रूप से विभाजित है, ना तो कोई धनी होगा और ना ही कोई निर्धन होगा। ठीक है, तो वस्तुएं सेवाएं भी क्या होगी, समान रूप से विभाजित होंगी। कोई विलासिता की वस्तुएं होंगी नहीं, क्योंकि सारी वस्तुएं आवश्यक वस्तु होंगी जो कि सभी लोगों को समान रूप से मिलेगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तु और सेवाओं को इस प्रकार वितरित किया जाए कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर न बनाया जा सके। ये बदतर है। कहने का तात्पर्य है कि हमें इस तरह से वितरण करना होगा, जो वितरण का सिद्धांत है वो ये बताता है कि किसी का बुरा भी ना हो, किसी का भला करना चाह रहे हैं तो हम किसी का बुरा भी ना हो। आए समझ में। तो बिना किसी को बदतर बनाए, ठीक है, अन्य को बेहतर न बनाया जा सके। मतलब बदतर ना बनाए किसी को, ऐसे नहीं कि किसी को बेहतर बनाने के चक्कर में हम दूसरे को बदतर बना दें, किसी का भला करने के चक्कर में हम दूसरे का बुरा कर दें। तो इस प्रकार से कल्याण अधिकतम होता है और उसी तकनीक का यहाँ पर उत्पादन उन्हीं के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये तीसरी आर्थिक समस्या हो गई। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका
क्या अभिप्राय। हमने उत्पादन संभावनाओं सेट के बारे में पढ़ा कि सीमित संसाधन होते हैं हमारे पास और दी हुई तकनीकी होती है, तो उससे हमें उत्पादन की मात्राओं के विभिन्न सहयोग प्राप्त होते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के जिन भी संयोजनों का उत्पादन करना संभव है, मतलब दो वस्तुओं के संयोगों का जो उत्पादन हम कर सकते हैं साधनों को प्रयोग करके, उसे ही बोलते हैं उत्पादन की संभावनाएं। मतलब ये संभावना भी हो सकती है उत्पादन की, ये भी हो सकती है। हमने सेट बनाए थे ना, तो किसी भी हम वस्तु का उत्पादन उस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो संयोग हैं वो कहलाते हैं उत्पादन संभावनाएं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। एक तो अभी थी उत्पादन संभावना, अब दूसरा है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। तो सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के, जो कि हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था ना, ये वही है कि सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ये एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्राप्त करने की क्या है, अवसर लागत है। मतलब दो वस्तुओं की जो विभिन्न मात्राएं साधनों का संपूर्ण प्रयोग करने पर उत्पादित की जाती है, वही क्या होती है, सीमांत उत्पादन संभावना है। और ये अवसर लागत इसलिए क्योंकि एक वस्तु की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को हमें त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए कि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी विषय वस्तु अर्थशास्त्र की है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो दुर्लभ संसाधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं कि विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र का जो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है वो यही है कि साधन होते हैं सीमित, आवश्यकताएं होती है असीमित। तो अर्थशास्त्र यही बताता है कि उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति उन सीमित साधनों में कैसे की जाए। तो उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं साधनों के, तो उनका किस प्रकार से विवेकशील प्रयोग किया जाता है उसी पर अर्थशास्त्र डिपेंड है। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है कि जिससे कि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। मतलब इस तरीके से हम प्रयोग करें संसाधनों का, उस विवेकशील रूप से प्रयोग किया जाए जिससे कि हमारा कल्याण अधिकतम हो। जैसे कि हमने भी समस्याओं में भी पढ़ा था कि हम वहाँ पर उत्पादन करें जहाँ पर लागत न्यूनतम आती हो। आ रहा है बच्चों समझ में, लोगों का कल्याण क्या हो, अधिकतम हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो संसाधन है उनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विषय वस्तु वही है जो कि हम पूरे अर्थशास्त्र में आगे तक पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि हमने जाना था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है, हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं। यह आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादक उनके छोटे से समूह को ध्यान में रखकर करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। जब हम व्यक्तिगत इकाइयों की, व्यक्तिगत समस्याओं की, इनका अध्ययन करते हैं तो वो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन करते हैं वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दोनों जो है अध्ययन के विषय हैं, जैसे कि हमारी पुस्तक भी है, एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यही अर्थव्यवस्था की क्या है, विषय वस्तु है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु देखो दो भागों में है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के सिद्धांत का भी, उपभोक्ता किस प्रकार से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करे, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक किस प्रकार से अपनी उत्पादन को अधिकतम करे, कीमत सिद्धांत की लोगों का जो हम वस्तु और सेवाएं जो खरीद रहे हैं उनकी कीमत का निर्धारण किस प्रकार से हो, और कल्याण अर्थशास्त्र लोगों का कल्याण किस प्रकार से अधिकतम हो। ये सारा अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय और रोजगार। जैसे कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो पूरे देश में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है, देश की आय कितनी है, उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ कि जो सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ अपनाई जाती हैं वो, और जो बैंकों द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं वो, उसका अध्ययन भी किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
अपस्फीति और स्फीति, जो मुद्रा स्फीति का नाम आपने सुना होगा कि देश में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है या मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, अपस्फीति। तो इसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। सरकारी बजट, हम समष्टि अर्थशास्त्र की बुक पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि बजट किस प्रकार से निर्माण होता है, कौन कौन से बजट होते हैं, बजट का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में जानेंगे। विनिमय दर और भुगतान शेष, हमारे देश का दूसरे देशों से भी क्या होता है? लेन देन होता है, व्यापार होता है, तो उसमें किस प्रकार से दर निर्धारित होती है, किस प्रकार से हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये देखा जाता है। ये सारा अध्ययन हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की ये विषय वस्तु है जो कि आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। हमने पढ़ा था ना कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसमें कि जो उत्पादन के साधन है उन पर सारा स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीगत अर्थव्यवस्था में स्वामित्व निजी हाथों में होता है। जो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था है वो किसके लिए काम करती है? लोगों के कल्याण के लिए, और जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो क्या करती है? खुद के लाभ के लिए कार्य करती है। चाहे आप अपने यदि नॉलेज में देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि कैसे तो प्राइवेट लोग काम करते हैं और कैसे गवर्नमेंट लोग काम करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो काम करती है किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं खुद के लाभ के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। मांग और पूर्ति उसके द्वारा ही क्या होता है? कीमत का निर्धारण होता है। केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव होता है। यहाँ पर कोई मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता। किसके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं? सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि निजी लोगों का इस पर अधिकार होता है। इसमें किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर लाभ को देखा जाता है। जो निजी लोग हैं वो अपना लाभ देखेंगे तभी तो वो उत्पादन कर रहे हैं, जबकि इसमें उत्पादन समाज कल्याण से उद्देश्य, जबकि इसमें समाज का कल्याण देखा जाता है। इसमें सरकार उत्पादक और परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं होता क्योंकि सारे स्वामित्व किसका होता है? निजी लोगों का होता है। इसमें सरकार उत्पादक और परिवारों के निर्णय में क्या करती है? हस्तक्षेप करती है, क्योंकि इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सरकारी होते हैं। इसके बाद इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, क्योंकि उपभोक्ता क्या होता है? जो बाजार है उसका राजा होता है। वो चाहता है उसी वस्तु का उत्पादन होता है, क्योंकि वो क्या करता है? वस्तु की कीमत बढ़ाता है। जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसी वस्तु का उत्पादक क्या करेगा? लाभ के उद्देश्य से उत्पादन अधिक करेगा। तो इसमें उपभोक्ता क्या होता है? उसका प्रभुत्व होता है, मतलब उसका बोलबाला होता है। इसमें उपभोक्ता की प्रभुता बाधित नहीं होती, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा निर्णय जाते, सरकार लोगों के कल्याण को देखती है, ना कि उपभोक्ता को। इसके बाद अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। भाई इसके अंदर लोगों के पास क्या होते हैं? बहुत सारी पूंजी को संचय करके रख लेते हैं, लाभ कमाते हैं और उसको संचित करके रख लेते हैं। या पूंजी के संचय की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि जो सरकार होती है उसका नियंत्रण होता है, तो वो किसी को भी पूंजी संचय का जो अधिकार है वो नहीं देती है। इसके बाद है कहाँ कहाँ पाई जाती है बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीगत अर्थव्यवस्था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाई जाती है, फ्रांस में है, जापान में है। यहाँ पर निजी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? सभी लोग चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, तो निजी प्रभुत्व में चलता है। जबकि चीन है वहाँ पर पाई जाती है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जबकि इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो आशा है कि आपको पूरा अंतर अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर जो लिखवाए जा रहे हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और आपको आंसर इसी तरीके से लिख के आना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण हमने पढ़ा था कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में अर्थव्यवस्था की स्थिति का अध्ययन किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक दशाएं क्या हैं। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, मतलब किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मांग का नियम यही कहता है ना कि कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा कम हो जाती है, और कीमत के कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या है? सकारात्मक। इसके अंदर हम कुछ नहीं देखते कि ये सही है या गलत है, हम केवल ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे कार्य कर रही है। ठीक है, कि क्या इसकी दशाएं हैं, कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। अगला प्रश्न है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। अब इसके विपरीत सकारात्मक तो ये देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, जबकि आदर्शक में हम ये देखते हैं आदर्शवादी, मतलब किस तरीके से काम करना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये आदर्श है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियाँ हमारे अनुकूल हैं या नहीं,
मतलब विधियों की अनुकूलता को देखते हैं कि भाई ये इस तरह से काम कर रहा है, ये सिद्धांत ये इस तरीके से हो रहा है, तो ये सही है या नहीं। तो ये होता है आदर्शक। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर क्या कर लगानी चाहिए, कर की दरें बढ़ानी चाहिए, तो ये क्या है, आदर्शक। हम ये कहते हैं कि सिगरेट और ये जो शराब है वो कम से कम बिकनी चाहिए, तो आदर्शक बात हो गई। इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को करों की दरें क्या कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए इनके ऊपर, तो हम आदर्शक की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम कहें कि देश में धनी और निर्धन लोगों के बीच में बहुत अधिक खाई है, तो धनी लोगों पर क्या करना चाहिए, अधिक कर लगाना चाहिए, तो ये क्या हो गई, आदर्श। समझ में आ गया। सकारात्मक में तो हम क्या कहते हैं, क्या है, मतलब क्या वस्तु स्थिति है, कैसे सिद्धांत है, तो वो हो गई सकारात्मक। जबकि क्या होना चाहिए उसकी स्थिति बताती है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर। हम कई बार बात कर चुके हैं कि व्यष्टि किसे कहते हैं, समष्टि किसे कहते हैं। हमें इनका जो अंतर है वो बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अलग अलग पॉइंट से इसका अध्ययन दिखाया गया है। अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति व्यष्टि में, जबकि समष्टि में संपूर्ण देश। दूसरा है अंतर का आधार, मान्यता। पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का कोई दखल नहीं होता है, और स्वतंत्र कीमत तंत्र, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है ना, इस प्रकार से। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों का वितरण पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, क्योंकि सरकार करती है, तो उत्पादन के साधनों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से वितरण होता है ये पहले से ही निर्धारित होता है। इसका उद्देश्य क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, संसाधनों का अधिकतम वितरण, सभी लोगों को अधिकतम संसाधन प्राप्त हो, जबकि इसका वितरण है उत्पादकता का विस्तार हो और सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो। अगला है इसका अंतर, संतुलन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन कैसा पाया जाता है, आंशिक संतुलन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन कैसा होता है, सामान्य संतुलन पाया जाता है। नेक्स्ट अंतर क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो उपकरण है वो है कीमत, मैंने बताया ना इसका दूसरा नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। जबकि इसके अंदर जो उपकरण जो काम में लिया जाता है वो राष्ट्रीय आय, जब इसको आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। विरोधाभास देखो क्या पाया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो बचत करना अच्छी बात है, लाभकारी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बचत करना अलाभकारी है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि बचत करता है तो अच्छी बात है, हम कहते हैं ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बचत कीजिए, अच्छा रहता है, भविष्य में काम आती है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब संपूर्ण देश के लोग बचत करने लग जाएंगे तो इससे देश में क्या होगी, कोई पैसा ही नहीं खर्च करेगा, सब लोग बचत करने लग जाएंगे, तो देश में जो मांग है उसकी कमी हो जाएगी, मांग की कमी हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, तो इससे पूरा देश का सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस व्यष्टि में तो बचत लाभकारी है, जबकि समष्टि में बचत अलाभकारी है। परिवर्तन, समष्टि की स्थिरता में जो व्यष्टि में परिवर्तन होते हैं वो समष्टि यदि स्थिर है तो भी व्यष्टि में परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो तालाब है उसमें एक जग या एक ग्लास पानी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही ये समष्टि की स्थिरता में भी व्यष्टि में परिवर्तन होते रहते हैं। व्यष्टि के परिवर्तन से प्रभावित नहीं, और थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है व्यष्टि में तो समष्टि पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताया था ना मैंने आपको कि जैसे एक तालाब है उसके अंदर एक जग पानी डाल दो या एक जग पानी ले लो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यष्टि में भी प्रभाव नहीं पड़ रहा तो समष्टि पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही है अध्ययन की स्थिति, व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन में, इसका अध्ययन हम जब करते हैं व्यष्टि का जब सारी इकाइयाँ संतुलन में होती हैं, जबकि समष्टि का अर्थ जब करते हैं जब सारी अर्थव्यवस्था असंतुलन में होती है और यहाँ हमें संतुलन बैठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हो गया व्यष्टि और समष्टि में अंतर। तो आपको समझ में आ गया, ये सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर परिचय खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है, कौन कौन से नियम होते हैं, मांग क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।